जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का अपना लेक्चर, आज का अपना टेस्ट। पहला प्रश्न इसमें है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह बात किसने कही थी? यह बात जो है किसने कही थी कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अ चेक विच इज पेड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। किसका स्टेटमेंट है ये? किसका स्टेट? के एम मुंशी, के टी शाह, बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो के टी शाह का है ये स्टेटमेंट जो है वो के टी शाह का है। मैं फिर से रिमाइंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिए, ये मत लीजिए बस मैंने आंसर बताया। आप लोग खुद से, इसीलिए मैं 1-2 सेकंड का पॉज देता हूँ बीच में, ताकि आप लोग खुद अपने उत्तर का चयन कर सकें, आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर सकें आंसर, और फिर ये जान सकें कि ये सही है या गलत है। ठीक, के टी शाह ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? डीपीएसपी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो डीपीएसपी है? तो समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये किस में है? प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में। विधि के समक्ष समानता 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? बताइए आप लोग, धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? बताइए। 15, 18, 25 किस में है? बताइए, मैं विकल्प दे रहा हूं आप लोगों को। और समान नागरिक संहिता ये किस में है? 44, 45, 36। तो ये किस में है? ये 44 में है। तो डीपीएसपी कौन सा हो जाएगा? समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता, वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, कॉमन सिविल कोड। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? किसकी संस्तुति पे शामिल किया गया था? ऑन हुज रिकमेंडेशन among the following were the fundamental duties included in Indian Constitution? बताइए। मूल कर्तव्यों को, मूल कर्तव्य जो है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको किसके आदेश पे, किसकी संस्तुति पे शामिल किया गया था? ये बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? पंचायती राज से। स्वर्ण सिंह, ये है आपका विकल्प, विकल्प सी आपका उत्तर हो गया। चलिए देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क जोड़ करके इसको जो है शामिल किया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। कब? 1976 में। डीपीएसपी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा? कौन सा जो है डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है? मद निषेध, समान कार्य तो समान वेतन, काम का अधिकार या सूचना का। आरटीआई कैसे शामिल हो जाएगा? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कैसे शामिल हो जाएगा? तो चौथे का विकल्प डी हो गया आपका सही उत्तर, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन पार्ट नहीं है डीपीएसपी का। क्लियर? ये सब चीजें बार बार आती हैं, आप इनका लिस्ट बना करके इनको, मैंने बोला था ना कि आर्टिकल नंबर 51, इवन 80 तक तो एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। ये आप समझ लीजिए, आर्टिकल नंबर 80 तक तो एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। क्लियर? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? अभी हमने बात की है, बताइए। अभी हम लोगों ने ऊपर ही प्रश्न को हल किया है। कौन सा आर्टिकल है? कौन सा आर्टिकल है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? एक सेकेंड, कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है,
अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य के पालन हेतु संवैधानिक कार्य के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ये कैसे हो सकता है? संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। उन्हें परमादेश द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कैसे जो है वो प्रभावी बनाया जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों को निभाने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आपका मौलिक कर्तव्य है, ये आपको करना ही है। क्लियर? तो नेक्स्ट, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा कर्तव्य जो है वो सम्मिलित नहीं है नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में? प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। विकल्प ए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास, ये तो आर्टिकल 17 है, तो ये डीपीएसपी कैसे हो सकता है? ये आर्टिकल 17 में इस बात का उल्लेख है। ठीक, तो यानी कि आपका विकल्प सी नहीं होगा, यानी विकल्प सी आपका उत्तर होगा। क्लियर? 7th का सी। क्लियर? निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब कल एक मैम है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे। अरे जब यही क्वेश्चन का लेवल है, ये पीसीएस के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और दूसरी चीज़ कि बड़ा बाजार में हो हल्ला मचा हुआ है कि अब पीवाईक्यू का कोई रोल नहीं रह गया है। बड़ा मार्केट में हो हल्ला मचा हुआ है। 1 मिनट इस पे बात कर ही लेते हैं कि पीवाईक्यू से नहीं हो पाएगा, पीवाईक्यू का स्तर अब खत्म हो गया है। अरे भाई, आप हमको ये बताइए ना कि चाहे जो भी कोचिंग टेस्ट सीरीज बना, वो क्या वो लोग मंगल ग्रह से आए हुए हैं या आयोग में वो लोग जो आयोग उनको जो है कुछ क्वेश्चंस देता है कि आप अपने टेस्ट में ये शामिल कीजिए? कहाँ से उनको पता चलता है? मतलब आप लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं एकदम से। आपको पता है आयोग ने किया क्या था? आयोग ने क्या किया था आपको पता है? 3-3, 4-4 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया था। आपको सही बताऊं, 2-2, 3-3 प्रश्न को मिला करके, यानी कि एक इसका फैक्ट। जैसे क्या है देखिए कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, तो अब इसी प्रश्न को अगर कठिन बनाना तो निम्न में से कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? अब विकल्प आपको दे देगा 1 2 3, 1 2 3 4 और निम्न में से कोई नहीं, ऐसे करके सपोज कि आपको विकल्प दे दिया इसमें ये। तो अब आप 1 2 3 सबको मिला रहे हैं, उसमें टाइम जा रहा है आपका, उसमें क्या हो रहा है आपका? टाइम जा रहा है। तो आप इसके लिए आप एक बार ये टॉपिक, ये क्वेश्चन क्यों तैयार कर, ये मतलब क्वेश्चन ये टेस्ट की तरह लगाइए ना, इसको थोड़ी ना बोला जाता है तैयार करके जाने के लिए। अब यहाँ मौलिक कर्तव्य बार बार बोल रहा है, 5 क्वेश्चन आ चुके मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। तो यार मौलिक कर्तव्य जाकर के नोट करके उसको कहीं अपने नोट्स में शामिल कर लो ना यार उसको। इतनी सी बात आप लोग को नहीं समझ में आती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा एग्जाम में, जरूरी थोड़ी ना हो सकता है कि ये रिपीट भी हो जाए, लेकिन हो सकता है किसी और फॉर्म में रिपीट हो कि 1 2 2 3 कौन कौन से सही हैं। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि दे देता मौलिक कर्तव्य है, सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन को, देखिए मैं इसी क्वेश्चन को ट्यून कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, आप देखिए यहाँ से ये हटा दीजिए, यहाँ से आप जो है क्या कीजिए, ये हटा दीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ठीक, तो अब मैं दे रहा हूं 1 2 पहला विकल्प, दूसरा विकल्प 1 2 3, तीसरा विकल्प 1 2 3 4 और यहां पे दे रहा हूं केवल 1, ओनली 1। हो गया आयोग का नया पैटर्न, हो गया आईएएस पैटर्न। बस अब मार्केट में शोर होना शुरू हो जाएगा, बाजार में इस बात का एकदम बाजार का माहौल गर्म हो जाएगा। आईएएस पैटर्न, हाँ आईएएस पैटर्न हो गया ये। यार इसी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करो कि इसको छाट दिया आपने, ठीक क्या कहते हैं
किसी एक को देखिए, आम चुनाव में मतदान, जैसे इसमें है आम चुनाव में मतदान करना जो है वो हमारा वैधानिक अधिकार है, वो हमारा जो है वो कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसको आपने छांट लिया। तो अब सब ये मैंने विकल्प मतलब पिछले वाले प्रश्न के हिसाब से बना दिया, ठीक। तो अब सपोज कीजिए 2 3 4, यहाँ पे 2 3 और 4 मान लिए, इसको हटा दिए, इस वाले विकल्प को 2 3 4 मान लिए मैंने। तो अब देखिए, अब आप या तो इसको छांट लें, आप या तो इसको छांट लें कि विकल्प ए उत्तर हो गया, या तो आप इस तरह से आकर के आयोग आपको क्वेश्चन दे दे कि कौन कौन सा है, तो 2 3 4 है, एक आपने एलिमिनेट किया और आपका आंसर आ गया। यानी कि जो नहीं है जब इसने पूछा तो आपका विकल्प ए उत्तर था, और है पूछ दिया तो यानी बाकी 3 है। तो आपको तभी भी नहीं है छांटना है। कौन सा नहीं है, एक छांट दिया आपने नहीं है तो 3 हो गया, 2 बी सी डी, बस हो गया आपका विकल्प उत्तर। आप लोग इसी को एकदम इतना बड़ा हवा बना लेंगे कि यूपीएससी पैटर्न पे चला गया, मंगल ग्रह से लोग आए थे इस प्रश्न को बना देने, अब पीवाईक्यू फेल हो गया है, किताबें फेल हो गई हैं, खत्म हो गई है दुनिया। अब कोई ये कोचिंग है बड़ी, महिमा मंडन करके उसका जो है कि ये फलाने बड़ी कोचिंग है, उससे ये प्रश्न आया था, अब उस कोचिंग में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे के आप एडमिशन लें, फिर इधर उधर, और उससे भी नहीं होना है ना। समस्या ये कि आप ट्रेंड को नहीं पकड़ रहे हैं, आप जो है प्रश्न को पकड़ रहे हैं, आप ट्रेंड को नहीं पकड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आपकी ये है। आपको मौलिक कर्तव्य ये टॉपिक मिल गया, तो मौलिक कर्तव्य यार बुक से निकाल करके नोट्स बना के 11 मौलिक कर्तव्य रट डालो ना। बार बार पूछ रहा है, अब उसमें से 2 पूछे चाहे 3 पूछे चाहे 5 पूछे, चाहे ऐसे पूछे वैसे पूछे, हो गया काम। लेकिन आप लोग सोचते हैं बस ये क्वेश्चन ये वाला रट के गए, यही क्वेश्चन आ जाएगा, ये नहीं मतलब होता। हाँ, उसको ये वाला याद करके इस तरह के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लिए, ताकि आपको तरीके जितने तरीके से प्रश्न आयोग बना सकता है वो सब तरीके क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक। अब ये देखिए, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बस यही पूछ देता, ये हटा देता कि नहीं है, ये हटा दीजिए, है। तो अब 3 उत्तर हो गया ना, इसमें से 3 उत्तर हो गया ना। जैसे अब देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये तो उसमें है ना, डीपीएसपी है ये, ठीक, ये डीपीएसपी है ये, ठीक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ठीक। और ये सार्वजनिक संपत्ति की प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, ये 4 हो गए आपके, ठीक। इसमें हो गया क्या आपका, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का, अब इसमें ये क्या है, और टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, ये क्या है, आइए देखते हैं इसको। अब देखिए इसके डिटेल में क्या दिया हुआ है, आप ये समझिए। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में क्या दिया हुआ है, देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को कहता है मौलिक कर्तव्यों में नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा करना खंड जी में, और राष्ट्रगान का रिस्पेक्ट करना खंड ए में दिया, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना खंड आई में दिया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना ये डीपीएसपी है, आर्टिकल नंबर 49 में दिया हुआ। तो देखिए आपने विकल्प सी का चयन कर लिया, आपने विकल्प सी का चयन कर लिया, ठीक। जब प्रश्न ऐसे है कि नहीं है और ऐसे पूछ दे, बस यहीं पे ये लगा दे, बस फेल कर दिया आयोग, बस ये नहीं हटाया, ये हो गया यूपीएससी पैटर्न। बस आपके दिमाग को थोड़ा सा ट्यून करना है। अभी भी आपका उत्तर यही है कि अब सपोज कीजिए ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी, या फिर ए बी डी, अब चारों में से उत्तर कौन है, दूसरा, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। अब बताइए, हो गया यूपीएससी पैटर्न। बहुत लेंथी पेपर था, तीनों को पढ़ पढ़ के और बताना था कौन कौन सा है। मार्केट में एकदम बाजार गर्म हो जाएगा, एकदम हल्ला हो जाएगा, एकदम सब खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, हमारी कोचिंग में एडमिशन लिए बिना नहीं हो। अरे यार यही चुनना है ना, तब भी आपको ये चुन करके अलग कीजिए। सी, किस में सी नहीं है, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको ये देखिए ए बी डी हो गया, ये आपका आ गया विकल्प। चलिए, तो घबराना नहीं है, आप टॉपिक सेलेक्ट कर करके आप जो है पढ़ लीजिए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है,
मूल कर्तव्य अधिकारों का भाग नहीं है। मूल कर्तव्य 4 क मौलिक कर्तव्य गिनाए जाते हैं। अनुच्छेद 51 क में प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा कैसे हो सकता है? कर्तव्य अधिकारों का हिस्सा नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। ठीक, बस यही पूछे कौन से सही हैं, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। बस निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये यार कई सारा हो चुका मूल कर्तव्य वाला, एक ही तरह के क्वेश्चन हैं सारे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण का सुधार करे। ये किस में है? किस आर्टिकल में है? ये राष्ट्रीय प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना किस में है? ये बताइए। 21, 48 से 56 या 51 क? ये किस में है? 51 क में है। किसमें है? 51 क में क। ठीक, ये एक्चुअली मौलिक कर्तव्य वाला ही हम लोगों ने चैप्टर उठाया। मौलिक फंडामेंटल राइट से जितने अब तक आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सभी इसमें शामिल है। देखिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 20, 12, 9, 11। 11 है। कितने हैं? 11 है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित? पॉलिटिकल हेड इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन होता है बताइए? तो जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और देश का, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो यानी कि आपका ए वाला सही विकल्प है आपका। ठीक, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? 51, 52, 54, 53। 51 मैंने पढ़ाया था अभी आप लोगों को, 52 से नहीं पढ़ाया है। मैंने बोला है आर्टिकल 80 तक आप लोग क्या करें, एकदम एक एक आर्टिकल ABCD उसका जितना है सब रटा हुआ होना चाहिए। ठीक, तो किस में है बताइए आप लोग? 53 में। किस में है? 53 में है। ठीक, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? कौन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और इसीलिए कहा गया है कि ये नेतृत्व करता है पर सब प्रतिनिधित्व करता है पर नेतृत्व नहीं करता है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। सही नहीं है। कौन सा नहीं सही बताइए? आप लोग पढ़िए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन लेंदी है। प्रदत्त राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। सही बात है। राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने से 5 वर्ष तक पद पे बने रहेंगे। सही बात है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति तक वो जो है पद पर बना रहेगा। सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्लियर? राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता अलग है, देश का पढ़ा लिखा नागरिक हो। ये कहाँ कहा गया है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए? अनपढ़ भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु क्या? चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। क्या हो सकता है बताइए? निर्वाचित होने के पूर्व, निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता क्या करनी होगी? छोड़नी होगी। विकल्प सी आपका जो है
भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा? 10 20 नहीं, ये तो गलत लिख दिया है। हाँ, 50 निर्वाचकों द्वारा जो है होना चाहिए, एटलीस्ट 50 होना चाहिए। यहाँ पे कोई विकल्प में 50 नहीं दिया हुआ है, 15 की जगह पे 50 होता तो सही हो जाता। कम से कम 50 जो है चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है? 53, 74, 13 या 61? किसमें इम्पीचमेंट का उल्लेख किसमें है? बताइए। किस आर्टिकल में है? देखिए अनुच्छेद 61 में है। किसमें है? अनुच्छेद 61 में। कभी कभी मैं आंसर पहले ही चलिए कोई बात नहीं। आर्टिकल नंबर 61 में है। महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति के ऊपर, महाभियोग की प्रक्रिया, वो आर्टिकल 61 में उसका उल्लेख। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को या लोकसभा के स्पीकर को? तो संसद के दोनों सदनों को है। किसको है? संसद के दोनों सदनों को है। ठीक। संयुक्त बैठक किसके द्वारा किया आहूत की जाती है? अच्छा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा में संयुक्त बैठक जो है, ये देखिए अब संयुक्त बैठक हो गया ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में किया जाता है? 108। ठीक, 108। संयुक्त बैठक जो है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? आहूत किसके द्वारा किया जाता है? पहला प्रश्न ये पहला। ये दूसरा, किसके द्वारा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तीसरा प्रश्न बन सकता है। किन मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है? ये चौथा प्रश्न। ठीक, तो अब ये संयुक्त बैठक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आप ये एक प्रश्न रट के चले जाएंगे तो आपका हला भला नहीं होने वाला है। इसने आपको बता दिया कि स्टडी जॉइंट मीटिंग, संयुक्त बैठक को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक, तो संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? संसद द्वारा। लेकिन पूछे संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी संसद नहीं की जाती, करती है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता अगर पूछेगा, यहाँ पे आहूत की जगह अध्यक्षता लगा देगा तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक, ये आप इस बात को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, देखिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की नोटिस होनी चाहिए? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। अगर ये भी नहीं कर पा रहे आप तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। फिर 14 दिन, 14 डेज, एटलीस्ट 14 डेज। ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक भाग है, सही है। वह संसद की चर्चा में भाग लेता है, ये भी सही है। प्रत्येक वर्ष दोनों सदन संयुक्त बैठक संबोधित करता है, वह सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में जो है अध्यादेश लागू कर सकता है, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो ये भी सही। अच्छा, फिर क्या गलत क्या है? वह संसद का संगठक भाग है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। चर्चा में भाग नहीं लेता है, यही विकल्प होना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करता है।
अनुच्छेद 123 के विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। ये ठीक। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? 90 दिन, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष। तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? 6 माह। 6 माह के भीतर जो है वो भर लिया जाना चाहिए तब पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति भी ना हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? अगर राष्ट्रपति ना हो तो कौन होगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, यानी कि न राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, तो बहुत आसान सा ये प्रश्न है, कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ये भी नहीं होंगे तो कमेंट करके बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो भी नहीं होंगे तो ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।